तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बिहार की ब्यूरोक्रेसी के एक ऐसे खेल के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरी तरह लीगल है, लेकिन आपके समझ में आते ही आप पूछेंगे भाई ये सिस्टम को बनाया किसने। कहानी बिहार के उन डीएम्स की यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स की है, कलेक्टर साहब की है, जिन्होंने ना यूपीएससी सीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम निकाला है, ना ही बीपीएससी सीसी मतलब जो 70वीं 71वीं 72वीं की जो चर्चा आप सुनते रहते होंगे, फिर भी वो आईएएस बने हुए हैं, जिले के मालिक भी। कैसे, यही आज का सवाल है और इंटरनेट पर तो कलेश मचा हुआ है। हाल ही में एक बिहार के रिटायर्ड आईएएस अंकल जी का एक वीडियो वायरल हुआ। बिहार में झोला छाप डॉक्टर और झोला छाप कलेक्टर डीएम की भरमार है। अंकल जी फुल ऑन मोड में थे और उन्होंने कैमरे में सामने आकर बिहार के कुछ वर्तमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के लिए एक ऐसा भयंकर खूंखार जहरीला शब्द इस्तेमाल किया कि सुनने वालों के कान में धुआं हो गया। उन्होंने कहा झोला छाप डीएम। भाई झोला छाप शब्द सुनते ही आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में जो सबसे पहली इमेज क्या बनती है कि शायद कोई बंदा सुबह सुबह घर से निकला होगा, अपने कंधे में झोला टांगा होगा और उस झोले में लाल बत्ती भी रख लिया होगा, 2-4 रबर स्टैंप और एक नेम प्लेट पे लिखा होगा मैं डीएम हूं, चाहे एक नेम प्लेट यहां पे लगा लिया होगा। या फिर आपके दिमाग में वो फेक आईएएस आईपीएस वाली तस्वीर आ रही होगी जो बिहार में कई बार देखने को मिलती है। अभी अभी हाल में अगस्त 2026 में खगड़िया में मनीष गुप्ता नाम का एक आदमी पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक भाई साहब खुद को आईएएस ऑफिसर बताते थे, ऊपर से भी दावा कर रहे थे कि एनएसए अजीत डोभाल के अंडर कवर एजेंट है। उनके घर से फेक आईएएस सीवीसी आइडेंटिटी कार्ड्स मिले, बाहर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड लगे, टेस्ला गाड़ी खड़ी थी और उसी सरकारी रॉब के सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के उनके ऊपर आरोप लगे। सो आपके दिमाग में झोला छाप शब्द सुन के यही आएगा यार किसी कोई नकली आईएएस का कार्ड छपवा लिया या कोई फेक पोस्टिंग ऑर्डर बनवा लिया। लेकिन नहीं बॉस, नहीं, ऐसा नहीं है। जरा रुको, जरा थामो, सब्र करो। ये जिनके बारे में बात हो रही है ना वो कोई फर्जी ऑफिसर नहीं है, ये कोई टोल प्लाजा में पकड़े गए नकली अफसर नहीं है। ये 100% ओरिजिनल लीगल सरकारी ठप्पे से वेरीफाई होकर आईएएस बने हैं और इनका अपॉइंटमेंट संविधान और कानून के तहत हुआ है। तो टेक्निकली और लीगली इन्हें झोला छाप या फेक कहना बिल्कुल गलत है, लेकिन असली बात तो यही है। अंकल जी का डायलॉग भले ही थोड़ा ज्यादा स्पाइसी और ऑफेंसिव हो गया हो, पर इस भड़काऊ लाइन के पीछे सरकार और कैडर मैनेजमेंट के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज से पूरी व्यवस्था कान सुन्न हो जाने चाहिए। इसके पीछे सिस्टम का वो सस्ता नशा छुपा है जिसे सुनकर आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। क्या तुम इस बात को यकीन करोगे कि बिना यूपीएससी की वो खून के आंसू रुला देने वाला परीक्षा निकाले, बिना बीपीएससी अपनी आधी जिंदगी घिसे और जिस लैटरल एंट्री का आजकल भौकाल मचा है उस रास्ते से ही बिना आए एक बंदा सीधा आईएएस बन सकता है। और सिर्फ आईएएस नहीं बॉस, सीधा तुम्हारे जिले का राजा यानी डीएम बन सकता है और वो सब भी 100% लीगल है। झन्ना गया ना दिमाग का नस। और इस मैट्रिक्स को डिकोड करते हैं और जिस रास्ते से ये आईएएस बनते हैं उसका नाम है नॉन एससीएस आईएएस रूट। समझते हैं पहले आईएएस बनने के नॉर्मल रास्तों में सबको पता है जो सबसे नॉर्मल रास्ता है वो पहला रास्ता है मुखर्जी नगर राजेंद्र नगर के छोटी सी कमरे में अपनी जवानी को जलाओ, 14 घंटे 16 घंटे 12 घंटे पढ़ाओ, 4 अटेम्प्ट देके बाल उड़ा लो, तब जाकर यूपीएससी का गेट दिखता है। दूसरा रास्ता स्टेट सिविल सर्विसेज यानी कि बीपीएससी निकालो, राज्य के प्रशासन में 15-20 साल धूप और डांट खाओ, फाइलें रगड़ो, तब जाके बुढ़ापे में आईएएस कार्डर में प्रमोशन मिलता है। लेकिन बॉस आईएएस बनने का तीसरा वीआईपी चीट कोड भी है और टेक्निकली यह इलीगल लूप होल नहीं बल्कि कानून में लिखा हुआ रास्ता है। और मेरे भोले भाइयों बहनों कान खोल के सुनो, ये कोई हवाई थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी नहीं है जो मुखर्जी नगर के किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स में छपी हुई हो। ये बिहार में फुल 3D लाइव एक्शन में प्रैक्टिकल हो रहा है। और हाँ, आज के डेट, आज 16 अगस्त 2026 को जब मैं चीख चीख कर ये बात बोल रहा हूं ना, तब भी ये सिस्टम के अंदर धड़ल्ले से चल रहा है। आंकड़े सुनोगे, अभी का करंट सिचुएशन देखो, बेगूसराय के मौजूदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम कलेक्टर साहब को देख लो, श्रीकांत शास्त्री जी। बिहार के आईएएस से लिस्ट उठाओगे तो पता चलेगा भाई साहब 2012 बैच के हैं और उनके नाम के आगे साफ साफ लिखा है नॉन एससीएस यानी नॉन स्टेट सिविल सर्विसेज का ठप्पा लगा हुआ है। और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वर्तमान ऑफिशियल डायरेक्टरी चिल्ला चिल्ला कह रही है यही हमारे डीएम है। थामा, रुको, पिक्चर ही बाकी है। चलते हैं सहरसा, जो वहां के वर्तमान डीएम है दीपेश कुमार जी।
जीओपीटी का रिकॉर्ड खंगालोगे तो पता चलेगा ये भी बिहार के नॉन स्टेट सिविल सर्विसेज वाले वीआईपी कोटे से सिलेक्ट होकर आईएएस बने हैं। सहरसा के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इनका फुल भौकाल है। और तो और 2026 की शुरुआत में ही देख लो, नवीन कुमार जी खगड़िया के कलेक्टर और डीएम थे। उनका भी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कहां से आए चेक करोगे तो बिहार सिविल लिस्ट वही मिलेगा, नॉन एससीएस। अब तुम बोलोगे अरे भाई एक दो केस में हो गया होगा एक्सेप्शन, सरकार से गलती हो गई होगी। अरे भैया काहे का एक्सेप्शन, किस बात की गलती? जब हमने पुरानी फाइलों के धूल झाड़ी, आर्काइव में घुस के डीप रिसर्च किया तो भाई साहब पूरी की पूरी बारात निकल के आई। ये फेनोमेनन सिर्फ इन 2-3 अफसरों तक लिमिटेड नहीं है। अलग अलग सालों में बिहार कार्डर में कितने ही नॉन एससीएस आईएएस अफसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर की कुर्सी का भार उठा चुके हैं। हमारी जो वर्किंग वेरीफाइड लिस्ट है ना, उसमें इतने नाम आए हैं कि मेरी तो सांसें फूल गई पढ़ते पढ़ते। जरा लिस्ट सुनो। अमरेंद्र प्रसाद सिंह, मोहम्मद सुहैल, राजेश्वर प्रसाद सिंह, उदय कुमार सिंह, वैद्यनाथ यादव, संजय कुमार सिंह, सतीश कुमार सिंह, कई सारे ऐसे नाम हैं। नवीन कुमार, उदयन मिश्रा। मतलब समझ रहे हो उस बात की गहराई? ये कोई आज सुबह सुबह उठा हुआ एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये बिहार कैडर मैनेजमेंट का फुल प्रूफ सेटल और एस्टैब्लिश्ड फेनोमेनन यानी कि स्थापित परंपरा बन चुका है बॉस। ये यहाँ की सरकार गवर्नमेंट की आदत बन चुकी है। आप इंजीनियर थे, जाओ तुमको डीएम बनाते हैं। तुम कोऑपरेटिव में थे, आ जाओ जिले का लॉ एंड ऑर्डर संभालो। मतलब 15-20 अलग अलग विभागों का वो जाल, जिस उसे संभालने के लिए वो बंदा बैठा है जिसकी कोड ट्रेनिंग उस फील्ड की है ही नहीं, और ये सब बिल्कुल छाती ठोक कर खुलेआम फाइलों में दर्ज होकर चल रहा है। तो उधर समझे इस बात को कि अपॉइंटमेंट बाय सिलेक्शन फ्रॉम नॉन स्टेट सिविल सर्विसेज यानी कि नॉन एससीएस किस बला का नाम है। मतलब आप बीपीएससी में बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नहीं है, आप बीएस कार्डर में नहीं है, आप किसी और स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज में जैसे इंजीनियरिंग, कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर, फिशरीज या कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट। और अगर स्टेट गवर्नमेंट मानती है कि आपने अपनी सर्विसेज में आउटस्टैंडिंग मेरिट एंड एबिलिटी दिखाई है तो वो आपका नाम आईएएस के लिए रिकमेंड कर सकती है। लेकिन यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो सबसे पहला पॉइंट है कि जो गेट है ना, पहला गेट, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर एक वैकेंसी है तो स्टेट गवर्नमेंट मैक्सिमम 5 एलिजिबल ऑफिसर्स के नाम भेजेगी। और यहाँ कोई ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता, ना प्रीलिम्स, ना मेंस, ना कोई पब्लिक रैंक लिस्ट। ये स्टेट गवर्नमेंट तय करती है कि किन ऑफिसर्स के नाम सिलेक्शन प्रोसेस तक हमें पहुंचाना है। और यहीं पे दोस्त फेवरेटिज्म का स्कोप बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फेवरेटिज्म होता ही है, लेकिन सवाल तो बनता है कि किस ऑफिसर को आउटस्टैंडिंग माना गया और किस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे। सो ब्यूरोक्रेसी, खास करके आईएएस कार्डर पे लोगों के लिए एथिक्स का पेपर और न्यूट्रलिटी, नॉन पार्टीशनशिप जो पढ़ाया जाता है, दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड हियर। एक का नाम गया और दूसरा इक्वली कैपेबल ऑफिसर का नाम नहीं गया। अगर आपका नाम स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा ही नहीं तो क्या यूपीएससी आपको इंडिपेंडेंटली खोजने तो नहीं आएगा ना। लेकिन नाम भेजने से आप आईएएस नहीं बन जाते। इसके बाद एक स्टैट्यूटरी सिलेक्शन कमेटी बैठती है जिसमें यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर उस कमेटी की अध्यक्षता करते हैं। सर्विस रिकॉर्ड स्क्रूटनाइज होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, फिर यूपीएससी सेलेक्ट लिस्ट को अप्रूव करता है, फिर फाइनल अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो प्रोसेस रफली यही है कि स्टेट गवर्नमेंट शॉर्टलिस्ट करती है, सिलेक्शन कमेटी स्क्रूटनी, इंटरव्यू, फिर यूपीएससी अप्रूवल के बाद नाम की अनुशंसा होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है। इसलिए नॉन एससीएस रूट को इलीगल बैकडोर कहना गलत है। लेकिन सवाल ये जरूर है कि इनिशियल नॉमिनेशन जो स्टेट गवर्नमेंट ने किया वो कितना ट्रांसपेरेंट और ऑब्जेक्टिव है। और उससे ही बड़ा सवाल, जिस ऑफिसर ने अपनी पूरी करियर इंजीनियरिंग, फिशरीज, कोऑपरेटिव या किसी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज से बिताई, आईएएस बनने के बाद उसे अचानक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया गया। आईएएस बनना और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो जब उन्हें अचानक से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया गया तो उसकी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एक राजस्व का प्रशासन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाला पावर, जनरल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग कब और कितनी हुई जानना जरूरी है ना। और यहीं से तो गवर्नेंस का डिबेट शुरू होता है। देख भाई, टैलेंट की कद्र होनी चाहिए, लेकिन असली रायता कब फैलता है? जब आईएएस कार्डर में प्रमोट होने के बाद वो डीएम की पोस्टिंग होती है। इसको अपन कुर्सी का अंधा बाजार या मिस डिप्लॉयमेंट कह सकते हैं। अब जरा समझें, तुमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियर को आईएएस बना दिया, बहुत बढ़िया, ताली बजनी चाहिए। लेकिन आईएएस बनाते ही तुमने क्या किया? क्या तुमने उसे सेक्रेटरी यानी कि पीडब्ल्यूडी, वो इंजीनियरिंग पार्ट से था, तो आपने उसको पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बनाकर उठा दिया? भैया आपकी एक्सपर्टीज है। क्या किसी बड़े प्रोजेक्ट का आपने एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया?
जहां उसकी 20 साल की एक्सपर्टीज काम आएगी। नहीं, हमारे सिस्टम ने कहा भाई देख भाई, तूने 20 साल बहुत सारे पुल और बहुत अच्छी अच्छी सड़कें बनाई हैं, अब एक काम कर, कल तो तू सीधा जिला चलाएगा, जा डीएम कुर्सी बैठ जा। मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ। अरे भाई 20 साल का इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस रातों रात राजस्व, भूमि राजस्व, अब मजिस्ट्रेट की पावर में कैसे कन्वर्ट हो गया? एग्रीकल्चर का टैलेंट लॉ एंड ऑर्डर संभालने का टैलेंट कब से बन गया? ये तो बिल्कुल वही बात हो गई ना कि सरकार देश के सबसे बेहतरीन हॉट स्पेशलिस्ट को पकड़े और बोले डॉक्टर साहब अब दिल का ऑपरेशन बहुत तगड़ा करते हैं, एक काम कीजिए, आज से आपको हम सुप्रीम कोर्ट का जज बना रहे हैं, जाइए मर्डर केस की सुनवाई कीजिए। अरे हुजूर, क्रिमिनल लॉजिक की हत्या कर देगा वो। वहां सवाल डॉक्टर के टैलेंट पर नहीं है, सवाल उस अनपढ़ पॉलिसी पे है जिसने जॉब फिटनेस नाम की चीज का गला घोट दिया। रिमेंबर वन थिंग, excellent engineer doesn't mean excellent DM, and in the same way vice versa, excellent DM doesn't mean excellent engineer। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके लिए हम उनके ट्रेनिंग असिमेट्री को समझना पड़ेगा, यानी कि ट्रेनिंग के नाम पर सिस्टम का भयंकर वाला मजाक, क्योंकि असली पेज असली रायता तो यही फैलता है। अगर दिमाग लगाओ, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कुर्सी कोई टिकटॉक का ब्यूटी फिल्टर या इंस्टाग्राम का कोई ट्रांजिशन रील है? चुटकी बजाई, कपड़े बदले, बैकग्राउंड में सिग्मा मेल वाला बीजीएम बजा और आया सर कांग्रेचुलेशंस, कल तक आप मछलियों का उत्पादन करवा रहे थे, कल तक आप टेंडर पास कर रहे थे, आज आपके माथे पर आयुष का ठप्पा लग गया है, जाइए पूरा जिला चलाइए। मतलब चल क्या रहा है ये? आपको पता है डीएम का काम क्या होता है? अब क्या लगता है डीएम का काम सिर्फ बाढ़ के टाइम पे नाव पे खड़े होकर पोज देना होता है, सरकारी स्कूलों में जाकर बेटा 2+2 क्या होता है रील बनाना होता है, या फिर कैमरे के सामने स्लो मोशन चश्मा पहन के भौकाल दिखाना होता है? अरे नहीं भाई नहीं, डीएम पूरे जिले का एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ कोऑर्डिनेटर होता है, उसके पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होती है। शहर में अगर दंगे भड़क गए, डीएम को बुलाओ, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई, डीएम को पकड़ो, इलेक्शन करवाना है, डीएम साहब, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, डीएम साहब, जमीन की विवाद में गोलियां चल रही हैं, डीएम साहब। यानी कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जमीन अधिग्रहण, आपदा प्रबंधन, पब्लिक ग्रीवांसेस, विकास की परियोजनाएं, पुलिस से कोऑर्डिनेशन, मतलब 15-20 अलग अलग विभागों को पूरा का पूरा तार नूडल्स आखिर में इसी एक सिंपल कुर्सी पैकेज सुलझता है। और कई बार तो भाई को सिर्फ मीटिंग में बैठकर समोसे नहीं तोड़ने होते, पूरे कानून किताब घोट कर लीगली सस्टेनेबल ऑर्डर यानी कि वैधानिक आदेश पास करना होता जो कोर्ट में टिक सके। अब भी सिस्टम का डबल स्टैंडर्ड देखो, कुर्सी एक है लेकिन इसमें बैठने वाले 3 अलग अलग रास्तों से आते हैं। अब आओ इनकी प्रोफेशनल प्रिपरेशन, इनकी ट्रेनिंग का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहला जिसको अपन सब जानते हैं, यूपीएससी के डायरेक्ट रिक्रूट, जिसको सिस्टम जबरदस्त रूप से रगड़ता है। अरे जो एस्पिरेंट यूपीएससी निकाल कर आईएएस बनता है, उसे सिलेक्शन के अगले दिन ही जिले का राजा नहीं बना दिया जाता। सिस्टम उसको बोलता है बेटा तूने एग्जाम निकाल ले, बहुत बढ़िया, लेकिन तू बच्चा है, अभी तू भी कच्चा है। उसके लिए पूरे 2 साल का भयंकर स्ट्रक्चर्ड इंडक्शन प्रोग्राम डिजाइंड है, वो भी लबास्तर उसे बिठाकर लॉ, संविधान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, मैनेजमेंट सब दिमाग में ठूसा जाता है। सोचो एग्जाम निकालने के बाद, उसके बाद शुरू होती असली रगड़ाई। 52 हफ्तों की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, मैंने पूरा 1 साल भाई को जिले की मशीनरी के अंदर चक्की की तरह पीसा जाता है। कलेक्ट्रेट देखो, एसडीएम के ऑफिस में बैठ के देखो, तहसील और रेवेन्यू का पूरा पूरा माजरा समझो, पुलिस के साथ बैठकर लॉ एंड ऑर्डर का पूरा पूरा पसीना देखो, जुडिशियल सिस्टम का इंटरफेस समझो, मोटी मोटी फाइलें पढ़ो, नोटिंग ड्राफ्टिंग करो, और कई जगहों तो इंडिपेंडेंट चार्ज देकर बोला बेटा तो खुद करके दिखा। यानी सिस्टम खुद चीख चीख कर मान रहा है कि भैया तो यूपीएससी का रट्टा मार लेना और असली जिला चलाना दोनों बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं। पहले सिलेक्शन होगा, फिर इंटेंसिव ट्रेनिंग होगी, तब जाकर को फील्ड की जिम्मेदारी मिलेगी। अब ये दूसरा वाला रास्ता है, वो स्टेट सिविल सर्विसेज से प्रमोटेड आईएएस। अब उन आईएएस, उन अफसर को देखो जो बीपीएससी के रास्ते यानी कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बीएस से आए हैं। वो भी कोई 15 साल बाद अचानक पबजी के प्लेयर की तरह आसमान से पैराशूट पहन के कलेक्टर कुर्सी पर नहीं बैठ जाते भाई। उनकी तो पूरी की पूरी जवानी ही स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के इकोसिस्टम में घिसती है। कभी सब डिवीजन में माथा पच्ची, कभी रेवेन्यू माथा पच्ची, कभी सचिवालय में फाइलें दबा रहे हैं। यानी आईएएस में प्रमोशन मिलने तक वो आदमी बिहार सरकार की पूरी मशीनरी का चप्पा चप्पा छान चुका होता है। इसलिए ऐसे प्रमोटेड आईएएस को लबासने की ट्रेनिंग यूपीएससी वालों के मुकाबले बहुत छोटी होती है। क्यों? क्योंकि लॉजिक है, क्योंकि यहां सिस्टम का लॉजिक बिल्कुल सेट है। अरे इन अफसर्स को जीरो से नहीं सिखाना है, इनके पास ऑलरेडी 15-20 साल का ग्राउंड एक्सपीरियंस है और उसकी वही 20 साल की सर्विस उसकी ट्रेनिंग है। लेकिन वो जो 30 साल वीआईपी रूट है नॉन सीएसआईएस वाला, यहाँ तो लॉजिक ने आत्महत्या कर ली। मान लो पिछले 18 साल से इंजीनियरिंग सर्विस में हो, बड़ा ही कड़क इंजीनियर हो,
तुमने ऐसे रोड्स प्रोजेक्ट बनाए क्या ही कहने, ब्रिज बनाना, टेंडर पास करना, डिटेल प्रोजेक्ट्स, डीपीआर, कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं, कोई टक्कर ही नहीं है। तुम्हारा रिकॉर्ड इतना फाड़ू रहा है कि सरकार बोली वाह क्या बात है, क्या आउटस्टैंडिंग इंजीनियर है। इसे नॉन एससीएस रूट से आईएएस बनाओ और सारे लीगल प्रोसेस पूरे करके तुम आईएएस बन भी गए, एब्सोल्युटली फाइन, तुम्हारी मेरिट पे कोई शक नहीं, तुम टैलेंटेड हो। लेकिन अब आता है मेरा सवाल जो सिस्टम के कान फाड़ देगा। अरे भाई, इंजीनियरिंग में 18 साल का एक्सपीरियंस अचानक से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में 18 साल एक्सपीरियंस कब से हो गया? अब तुम बोलोगे अरे उनको भी तो ट्रेनिंग मिलती है। अरे हाँ भाई, आईएएस प्रोबेशन रूल्स में ट्रेनिंग का प्रोविजन है, हम भी जानते हैं, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है बॉस। डायरेक्ट यूपीएससी वाले के लिए एक फिक्स लोहे की लकीर वाला स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है, अकादमी की ट्रेनिंग, कानून की पढ़ाई, भयंकर एग्जाम्स और 1 साल वाली डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। लेकिन इस नॉन एससीएस वाले अफसर के लिए रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स कहते हैं कि इनका 1 साल का प्रोबेशन होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी ट्रेनिंग जरूरी समझेगी उतनी करवा देगी, बस इतना ही। हो सकता है वो 4 हफ्ते की ट्रेनिंग हो, यूजुअली ट्रेनिंग 5-6 हफ्ते की होती है। सो इनके लिए डायरेक्ट आईएएस ऐसा कोई फिक्स मॉड्यूल नहीं है जो बोले जाओ 52 हफ्ते जिले में और पूरी मशीनरी प्रैक्टिकली सीखो। ना ही इन पे यूपीएससी वालों जैसा कोई फाइनल एग्जाम का फ्रेमवर्क लागू होता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्हें ट्रेनिंग नहीं मिलती, असली और सबसे खूंखार सवाल ये है क्या इन्हें डीएम कुर्सी पर बैठने लायक हैं? क्या इन्हें डीएम कुर्सी पर बैठने लायक इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है? और यहीं पे आके पूरा सिस्टम बेनकाब हो जाता है। कल तक भाई साहब टेंडर इवैल्यूएशन कर रहे थे, आज उनके सामने सांप्रदायिक दंगों की फाइलें पड़ी हैं। सर प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए, पूरा शहर जल रहा है। कल तक ब्रिज का टेक्निकल सैंक्शन चेक कर रहे थे, आज जमीन पे खूनी विवाद में खड़े हैं। सर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पावर यूज करके लीगली सस्टेनेबल ऑर्डर पास कीजिए। कल तक ठेकेदार को हड़का रहे थे, आज पुलिस, रेवेन्यू, हेल्थ, एजुकेशन, पंचायत, इलेक्शन सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करना है। और ये तो मेरा बहुत सीधा और सिंपल सवाल सिस्टम से, ये कन्वर्जन हुआ कब? को ट्रेनिंग मिली कब? आपने को जिले में कितना अटैच करके इनको काम सिखाया? इन्होंने इंडिपेंडेंटली कितने असली रेवेन्यू फाइलें हैंडल की? इनके कितने इन्होंने क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक ऑर्डर लिखे? इनको एसडीएम एडीएम लेवल का कितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन प्रैक्टिकली कब हैंडल की? इनके रेवेन्यू लॉ और मजिस्ट्रेट वाली पावर का टेस्ट लिया किसी ने? और सबसे बड़ी बात, क्या इसका कोई यूनिफॉर्म मिनिमम स्टैंडर्ड है? ये सब हवा हवा चल रहा है। अगर है तो चिल्ला चिल्ला के पब्लिक को बताओ ना। अगर नहीं है मेरे भाई तो एक बहुत ही जेन्युइन ट्रेनिंग असिमेट्री यानी कि ट्रेनिंग का भेदभाव है। एक तरफ बच्चे जो यूपीएससी निकाल के 2 साल तक घिस रहे हैं, दूसरी तरफ प्रमोशन वाले 20 साल तक जमीन पे धूल फेंक रहे, तब जाकर आईएएस से प्रमोशन हो रहा है। और तीसरी तरफ स्पेशलाइज्ड सर्विस वाला ऑफिसर जिसका एक्सपीरियंस बहुत सॉलिड है लेकिन बहुत अलग फील्ड का है बॉस, दे नीड ट्रेनिंग ना। आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नॉन एससीएस वाले अफसर इनकॉम्पिटेंट, नहीं, ये हो सकता है कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है कि उन्होंने रात में जागकर खुद ही रेवेन्यू का लॉ पढ़ लिया ये इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी का सारे लॉ, सारी किताबें, सारी ट्रेनिंग खुद ही ले ली हो सकता है डायरेक्ट यूपीएससी वालों से भी खूंखार डीएम साबित हो। लेकिन मेरे भाई देश का गवर्नेंस सिस्टम किसी को हो सकता है वाले जमसन पर नहीं चलता ना। इंस्टीट्यूशनल सिस्टम का काम ही ये होता है कि वो मिनिमम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी सेट करे जो किसी इंसान के पर्सनल टैलेंट या किस्मत के भरोसे न रहे। और यहीं पर हमारा निशाना अफसर से हटकर सरकार की पोस्टिंग पॉलिसी पर जाती है। अरे जिस इंसान को आपने उसकी स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस के कारण आईएएस बनाया और अगर आईएएस का ठप्पा लगते ही उसको उसी स्पेशलाइजेशन से अलग कर दिया गया, उसे उठाकर आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की कुर्सी पर पटक दिए जिसके लिए कभी तैयार ही नहीं हुआ था, तो उसमें अफसर की क्या गलती है? ये तो कैडर मैनेजमेंट का गलती है ना। तो समाधान क्या है? अरे उन्हें डीएम बनाने से पहले एक भयंकर वाला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिज ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाओ। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जमीन का कानून, ऑर्डर लिखना, लॉ एंड ऑर्डर, चुनाव, आपदा प्रबंधन, ये सब सिखाओ। और उससे भी इंपॉर्टेंट भाई जिस स्पेशलाइजेशन के लिए उनको अप्लाई किया है, जिस टैलेंट को देख के, जिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को देख के उनको आईएएस कैडर में प्रमोट किया गया, तो उनको उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी, एसीएस, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, किसी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन का एमडी, डायरेक्टर बना के बिठाइए ना, सबका भला होगा। सो स्पेशलाइजेशन को यूटिलाइज कीजिए। तो ये सरासर कार्डर मैनेजमेंट का इशू है। और दोस्तों एक बात, इस पूरे कहानी के अंत में पब्लिक को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप यूपीएससी का टैग लगा कहा है
क्या आपके बीपीएससी से प्रमोट होके आए हैं या आप नॉन एससीएस के वीआईपी गेट से आए हैं? पब्लिक कास्ट सिस्टम का सिर्फ एक ही सवाल है कि डीएम की उस लाल बत्ती वाली कुर्सी पर बैठने से पहले क्या उस डीएम का काम, उस डीएम को प्रोफेशनली काम सिखाया गया, उसका टेस्ट लिया गया या नहीं? और यही है ट्रेनिंग असिमेट्री का असली खूंखार मुद्दा। तो क्या इन अफसरों को भी डीएम नहीं बनने देना चाहिए? अरे नहीं भाई नहीं, मैं कोई लाइफ टाइम बैन लगाने की बात थोड़ा ना कर रहा। हो सकता है ये अफसर यूपीएससी और 10 गुना ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है, ये फील्ड में आग लगाते, लेकिन मेरे भाई गवर्नेंस किसी इंडिविजुअल किस्मत टैलेंट के अजम्पशन पर नहीं चलता। तो निष्कर्ष में हम कहें तो मुद्दे की बात है मेरे दोस्तों की झोला छाप बोलना टेक्निकली गलत है, लेकिन उन रिटायर्ड अंकल जी के दर्द में जो सच्चाई छुपी है ना, वो सिस्टम के सबसे काले सच का एक्सरे है। सवाल ये नहीं है कि तुमने यूपीएससी निकाला है, बीपीएससी निकाला है, तुम वीआईपी कोटे से आए हो। एग्जाम तो सिर्फ एक एंट्री गेट है, तुम्हारी उम्र भर की काबिलियत का सर्टिफिकेट नहीं। बिहार सरकार को आज ही एक बहुत सिंपल रूल बनाना चाहिए कि नो डीएम पोस्टिंग विदाउट डेमोन्स्ट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्पिटेंसी। तो इस प्रदेश की करोड़ों जनता को ना यूपीएससी वाला डीएम नहीं चाहिए, बीपीएससी वाला डीएम नहीं चाहिए, वीआईपी एंट्री वाला डीएम भी नहीं चाहिए। जनता को चाहिए कॉम्पिटेंट डीएम, एक सक्षम डीएम।